पिछले कुछ वर्षों में हमें भारत की विदेश नीति में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है। और वो ये है कि भारत ना तो अब नॉन अलाइनमेंट का राग अलापता है और ना ही किसी प्रकार की खेमेबाजी, किसी प्रकार की आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग के चक्कर में पड़ता है। बल्कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है और आज के समय में जो भारत की विदेश नीति है उसका आधार है इशू बेस्ड पार्टनरशिप्स। यानी विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत इश्यूज के आधार पर, मुद्दों के आधार पर विश्व के अलग अलग देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध स्थापित करता है। और इसका फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए भारत के दो अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध है और इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो भारत कि उन दोनों देशों के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, भारत की जो पार्टनरशिप होती है इन देशों के साथ वो इशू बेस्ड पार्टनरशिप है। उदाहरण के लिए आज के समय में हम देख सकते हैं कि भारत के अमेरिका के साथ भी इतने मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं, तो दूसरी तरफ रशिया के साथ भी भारत के द्विपक्षीय संबंध कायम है। वहीं जहाँ एक तरफ भारत अरब स्टेट्स के साथ अपने बहुत ही मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए हुए, तो दूसरी तरफ इसराइल के साथ भी भारत की अपनी अलग इक्वेशन है। और आमतौर पर देखा जाए तो इन सभी चीज़ों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी सा प्रतीत होता है कि अगर अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध है और रशिया के साथ अच्छे संबंध है, तो भारत, चूंकि अमेरिका और रशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, तो भारत पर भी उसका असर पड़ेगा, या फिर इजराइल और अरब देशों के संदर्भ में भी भारत पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन भारत जो है वो बहुत ही अच्छा समन्वय बनाता है, बैलेंस बनाता है, और इस प्रकार की जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्पैरेट ग्रुपिंग्स के साथ इक्वली अच्छे रिलेशंस बना के भारत चलता है, जो कि मुझे लगता है कि खासकर कि आज जो जियो पॉलिटिक्स का भू राजनीति का एक बेहद वॉलेटाइल एटमोसफेयर जिस प्रकार के समय में हम जी रहे हैं, जिस प्रकार की इक्वेशंस हैं, एक तरफ इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट है तो दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया युद्ध है, तो इस प्रकार के वॉलेटाइल उसमें इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी बना के रखना, मुझे लगता है कि भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और काफ़ी कमेंडेबल है, काफ़ी मुश्किल काम है। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 डायलॉग संपन्न हुआ। ये एक मैकेनिज्म है जो कि हर वर्ष होता है। अमेरिका और भारत की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत ये डायलॉग होता है। अब विश्व में गिनती के ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का ये 2+2 डायलॉग होता है, जिसमें यूके भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, और जैसा कि मैंने कहा अमेरिका के साथ भी होता है। तो बहुत ही कुछ ऐसे देश होते हैं जिनके साथ भारत का ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, और इसीलिए जिसके साथ भी भारत का एक 2+2 डायलॉग होता है उसको भारत का एक बेहद प्रिविलेज पार्टनर माना जाता है। तो इस बार के 2+2 डायलॉग भारत में संपन्न हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री श्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन अपने डेलीगेशन के साथ इस मौके पर भारत में उपस्थित रहे। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस डायलॉग में उपस्थित रहे। तो अगर इस डायलॉग के बाद जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट को देखें तो 3 बातों पर सबसे अधिक फोकस रहा। पहला फोकस इस जॉइंट स्टेटमेंट का, जो कि भारत और अमेरिका की 2+2 डायलॉग के बाद रिलीज किया गया, इसका पहला फोकस रहा इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर, और इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इसका पहला फोकस रहा। और एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत और अमेरिका दोनों सेम पेज पर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि रशिया यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र था इस जॉइंट स्टेटमेंट में, लेकिन जो स्पॉटलाइट थी वो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर रही। दूसरा मुद्दा जिस पर इस जॉइंट स्टेटमेंट का फोकस रहा, स्पॉटलाइट रही, वो है इंडो पैसिफिक का मुद्दा। यानी किस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी एक देश का वर्चस्व स्थापित होने से रोका जाए, किस प्रकार इंडो पैसिफिक में रूल्स बेस्ड ऑर्डर कायम रहे, बना रहे। इसके लिए जो भी मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो क्वाड ग्रुपिंग के अंतर्गत हो या फिर चाहे जो दूसरे भी कनेक्टिविटी मैकेनिज्म्स हो इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी बोल्स्टर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें चीन को काउंटर करने का एक बहुत बड़ा एंगल रहता है, जो कि इंडो पैसिफिक में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो दूसरा मुद्दा जो फोकस मेरा जॉइंट स्टेटमेंट में वो ये रहा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो जॉइंट स्टेटमेंट में फोकस में रहा वो है वैश्विक आतंकवाद को लेकर। और वैश्विक आतंकवाद को लेकर एक पूरा हमें अलग से सेक्शन देखने को मिला कि किस प्रकार से वैश्विक आतंकवाद को रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी बढ़ सकती है। तो पहला मुद्दा इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा, जिसको लेकर जैसा कि मैंने कहा कि भारत और अमेरिका सेम पेज पर हैं, और इसीलिए रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो हमें वैचारिक टकराव देखने को मिला भारत और अमेरिका के बीच में, वो इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही कड़े शब्दों में इस जॉइंट स्टेटमेंट में
इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की गई है और मतलब इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ जिसका रिस्पॉन्स इजराइल ने दिया। तो इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। हालांकि हमास का नाम इसमें नहीं लिया गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इजराइल पर हुए हमले को क्लियरली अनइक्वेवोकली आतंकवाद की संज्ञा दी गई है और कहीं भी सीज फायर का उल्लेख नहीं है, यानी इजराइल पर इसी प्रकार का कोई भी दबाव बनाने की कोशिश नहीं करी जा रही कि वो गाजा स्ट्रिप में सीज फायर करे। लेकिन हाँ, जो पैलेस्टीन के लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी, उनको एड दिए जाने का, उनकी इवैक्यूएशन का ह्यूमैनिटेरियन मुद्दा है, उसका भी यहाँ उल्लेख है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ इसमें जो एग्जैक्ट लिखा है इस पोर्शन को लेकर। Noting horrific terrorist attacks against Israel, the ministers reiterated that the United States and India stand with Israel against terrorism and call for adherence to international humanitarian law, including with regard to the protection of civilians. They called for the immediate release of all remaining hostages. The ministers committed to continue coordinating with partners in the region on humanitarian assistance to meet the urgent needs of Palestinian civilians in Gaza. They expressed support for humanitarian pauses and committed to continue close diplomatic coordination, including with key partners in the region, to prevent the conflict from spreading, preserve stability in the Middle East, and work towards a political solution and durable peace. तो दूसरा मुद्दा जो फोकस का रहा, यानी इंडो पैसिफिक का, उसमें भी चीन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया, लेकिन चीन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया कि इंडो पैसिफिक में भारत और अमेरिका की साझेदारी बढ़ेगी, और चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में साझेदारी हो। इसलिए चीन इंडो पैसिफिक में जो अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। और एक पूरा अलग से सेक्शन इस पर डिवोटेड था इस मुद्दे पर। अगले वर्ष की शुरुआत में भारत में क्वाड समिट भी होने वाली है जिसका सेक्शन में जिक्र है। फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी यहाँ जिक्र किया गया है। तो हर तरफ से चीन को साफ मैसेज जाता है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को भी लेकर एक विस्तृत सेक्शन है जिसमें दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को लेकर बहुत सी टेक्निकल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ भी चीन को ही संदेश जाता है भारत की तरफ से, और चीनी शायद एक महत्वपूर्ण वजह है कि चीन से अपने आप का बचाव करने के लिए और उसकी इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करने के लिए, यही वजह है कि तमाम मतभेद होते हुए भी भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चली आ रही है, और भारत बहुत से मतभेदों को ओवरलुक भी कर देता है, नज़रअंदाज भी कर देता है। अब हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं, और वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की, इंडो यूएस की, और वो है वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा कि वैश्विक आतंकवाद को किस प्रकार से काउंटर किया जाए। तो इस डिक्लेरेशन में वैश्विक आतंकवाद को लेकर एक पूरा अलग विस्तृत सेक्शन है, और इस सेक्शन में बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पठानकोट अटैक्स और 26/11 मुंबई अटैक्स, टेरर अटैक्स की निंदा की गई है, इनको कंडेम किया गया है, और साथ ही तमाम प्रकार के आतंकवादी संगठनों के यहाँ नाम दिए गए हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इनका किस प्रकार से खात्मा हो, सफाया हो, और इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही हो, एक्शन लिया जाए, इसके लिए भारत और अमेरिका कैसे साझेदारी कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग कर सकते हैं, इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस जॉइंट डिक्लेरेशन में इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है, इन सब चीज़ों का जिक्र है। टेरर फाइनेंसिंग की भी बात की गई है कि किस प्रकार से जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का नेक्सस है उस पर हमला बोला जाए। आतंकवाद फैलाने के लिए जिस प्रकार से इंटरनेट को, नई साइबर टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है, इसका भी जिक्र है। तो ये आतंकवाद पर, जैसा कि मैंने कहा, एक पूरा अलग सेक्शन होना भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भारत हमेशा से आतंकवाद का शिकार बनता आ रहा है, आतंकवाद का ग्रास बनता आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भारत में आतंकवाद का मुद्दा है, खास करके जो पाक स्पॉन्सर्ड टेरर हो या इस्लामिक टेरर हो, जो इस प्रकार के आतंकवाद का भारत शिकार बना है, तो वैश्विक मंच पर बहुत लंबे समय तक इस मुद्दे को कोई उतनी ज़्यादा वरीयता नहीं मिली, उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, बल्कि उल्टा हम देखते हैं कि भारत को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, कभी पाकिस्तान तो कभी चीन। इस प्रकार के रेजोल्यूशंस आए दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करते रहते थे कश्मीर को लेकर कि भारत यहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो भारत को, बजाय इस बात को स्वीकारने के कि भारत आतंकवाद का एक विक्टिम है, भारत को ही एक परपेट्रेटर की
तरह प्रस्तुत किया जा रहा था काफ़ी लंबे समय से। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये डायनेमिक्स बदली है और जब से श्री एस जयशंकर जी ने विदेश मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बहुत रिलेंटलेस लॉबिंग कर रहा है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय डिस्कोर्स में, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर हो या विभिन्न जो भारत के डायलॉग मैकेनिज्म से अलग अलग देशों के साथ, उनके स्तर पर किस प्रकार से आतंकवाद का जो मुद्दा है जिसका ग्रास भारत बनाए उसको और ज़्यादा फोकस किया जाए, हाईलाइट किया जाए। और ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसलिए जो अभी भारत में G20 समिट हुआ उसमें भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद पर एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ था। और अब ये जो 2+2 डायलॉग है इसमें भी आतंकवाद को रिकग्नाइज़ किया गया, इस बात को रिकग्नाइज़ किया गया है कि भारत जो है वो आतंकवाद का शिकार है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक उपलब्धि है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि पहले यूरोपीय देश, चाहे वो यूरोपीय देश अमेरिका हो, भारत में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर ये देश चुप्पी साध लेते थे। फिर अफगानिस्तान पर एक पूरा सेक्शन है जिसमें वहाँ की तथाकथित तालिबान सरकार को हिदायत दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी और देश पर आतंकवादी हमले कराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी एक भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि अफगानिस्तान का अलग से मेंशन है इस जॉइंट स्टेटमेंट में, क्योंकि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से जाहिर सी बात है कि भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इशू बन गया है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान जैसे, जो कि अब तक एक आतंकवादी संगठन था, वहाँ की सरकार बनकर बैठा है। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पश्चिमी देशों ने, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपीय देश, उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे से अपना पलड़ा झाड़ लिया और धीरे धीरे इसके बावजूद भी कि महिलाओं के खिलाफ और वहाँ की जनरल पॉपुलेशन के खिलाफ तालिबान की क्रूरता बढ़ती जा रही थी पावर में आने के बाद भी, इसके बाद भी जो पश्चिमी देशों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। हालांकि अभी तक किसी को ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं दिया है किसी ने तालिबान को सरकार के रूप में, लेकिन उसको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज भी नहीं दिया जा रहा। और विशेष करके रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज उनका ध्यान उस तरफ चला गया और तालिबान मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट के डिक्लेरेशन में अलग से अफगानिस्तान पे और तालिबान पे एक फोकस है। और जो इंडिया की कंसर्न्स हैं कि तालिबान के अंतर्गत अफगानिस्तान से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भारत के खिलाफ फैलाई जा सकती है, उस कंसर्न को यहाँ संबोधित किया गया, एड्रेस किया गया। तो ये सकारात्मक शुरुआत है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये अब तालिबान के रिलेशन में जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है उसको बहुत स्ट्रांगली आगे भी उठाते रहना होगा। अब जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद पर तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। शायद इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्योंकि अपने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भारत के लिए बड़ा लेट डाउन है कि अगर भारत का किसी भी देश के साथ 2+2 डायलॉग होता है, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है और उसमें आतंकवाद का भी खंडन किया गया है, तो भला पाकिस्तान का नाम उसमें मिसिंग क्यों है, जो कि एक प्रकार से भारत के लिए एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। फिर खालिस्तान और कनाडा के मुद्दे को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच खासा मतभेद हैं, इसलिए जॉइंट स्टेटमेंट में इस मुद्दे को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है। हालांकि मानवाधिकार को लेकर कि भारत में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर अमेरिका ने कम से कम पब्लिकली तो भारत के खिलाफ ये नैरेटिव चलाना आजकल कम कर दिया है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। अब लेकिन बात यहाँ ये आती है और इसी बात के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि अमेरिका तो लंबे समय तक, चाहे वो अमेरिका हो या दूसरे पश्चिमी देश हो, भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघनों को लेकर आग जलाते रहे हैं और भारत पर इस प्रकार का, भारत के खिलाफ हम कह सकते हैं, प्रोपोगंडा फैलाते हैं और इन सब मुद्दों को लेकर, तथाकथित मुद्दों को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत की बात आती है तो भारत इस प्रकार के मुद्दे कभी भी वेस्ट के सामने नहीं उठाता। कूटनीतिक स्तर पर इस प्रकार के मुद्दे उठाने से भारत जो है वो हिचकिचाता है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हुए हेट क्राइम्स का मुद्दा हो या फिर जिस प्रकार से हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे, टेम्पल्स पे लगातार अटैक हो रहे हैं पश्चिमी देशों में, उसका मुद्दा हो, या फिर खालिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर का मुद्दा हो, जो कि सीधे सीधे इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर और हिंदुओं पर हमला बोलते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ भी हमला बोलते हैं। तो ये कोई छोटे मुद्दे नहीं हैं। हम जानते हैं कि ग्लोबल उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए। और इसमें एक और मुद्दा है कि अमेरिका में किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कास्ट के नाम पर जो वहाँ पे हिंदू अमेरिकन्स रहते हैं, उनको एक प्रकार से उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें अलग थलग करके टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत से मुद्दे आपको दिख जाएंगे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भारतीयों के खिलाफ, खास करके जो हिंदू ओरिजिन के भारतीय, उनके खिलाफ चलाए जा रहे हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये पब्लिक स्पेस में है। लेकिन फिर भी क्यों ना जाने, भारत सरकार जो है वो इन मुद्दों को एक डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उठाने से अभी भी हिचकती है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।